बिहार में चौथे चरण में विपक्ष की हालत पतली हो गई है। 2020 का खेल है। ललन सिंह और अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी, दोनों में से कोई भी जीत सकता है। जो लाभार्थी समूह है उसकी वजह से नित्यानंद राय उज्जैनपुर से लगभग जीत रहे हैं। ये तस्वीर सामने आ रही है। फाइट मुकाबला अच्छा है और एज गिरिराज सिंह को है। गिरिराज सिंह को है, यानी यहाँ पर भी बीजेपी आगे चल रही है। 60% प्लस वोट तो निश्चित रूप से गोपाल जी ठाकुर को आने वाला है वहाँ। यानी दरभंगा सीट भी बीजेपी के हिस्से आ रही, बड़े मार्जिन से बीजेपी जीतेगी। फाइनल वहाँ पर अगर हम देखें तो शांभवी चौधरी मजबूत है। 19 की स्थिति है वहाँ, कर सकती है। शांभवी चौधरी 21 और 19 में सनी हजारी कर सकती है। तो इसका मतलब लगभग शांभवी चौधरी जीत रही है समस्तीपुर का चुनाव। बिहार में चौथे चरण में विपक्ष की हालत पतली हो गई है। सबसे ज्यादा तकलीफ इस वक्त राजद को हो रही है। अब इसे राजधानी पटना में प्रधानमंत्री मोदी की रैली का, रोड शो का असर कहे या फिर कुछ और। बिहार की ये जो 5 लोकसभा सीटें हैं जिन पर आज मतदान हुआ, यहां से कौन जीत रहा है, किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है और किसकी जीत लगभग पक्की हो चुकी है, सब कुछ आपको बताने का प्रयास करते हैं पीओ भारत पर। बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त राजनीति के विश्लेषक प्रदीप झा सर हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए सर, ये वैसे तो देखा जाए कि पांचों की पांचों सीट हॉट सीट है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा हॉट सीट की बात करें तो कौन सी वो सीट है और जीत कौन रहा है? देखिए, पांचों हॉट सीट है, इसलिए है कि आप किसी भी सीट को इस पे कमतर नहीं आंक सकती। शुरुआत करते हैं मुंगेर से। तो मुंगेर इसलिए हॉट सीट है क्योंकि वहां पर जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार के लिए वो सीट प्रतिष्ठा का सीट है, नंबर 1। नंबर 2, वहां पर जो आरजेडी ने भी जो प्रत्याशी दिया वो टारगेटेड प्रत्याशी था। आरजेडी ने अशोक महतो की पत्नी को अशोक महतो की शादी करवाकर जो जिस तरह से अनीता देवी को टिकट दिया गया, तो वो लालू प्रसाद का एक प्रयास था कि बिहार में चुनाव को इस बार जो अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने का एक प्रयास था। उसी को मद्देनजर रखते हुए लालू प्रसाद ने अशोक महतो की शादी करवाई और फिर उनकी पत्नी अनीता देवी को टिकट दिया। दूसरा नंबर पे आते हैं बेगूसराय। अगर मुंगेर पे ही फाइनल बात कर लेते हैं, मुंगेर में जीत कौन रहा है, जीत हार किसकी आपको ज्यादा दिख रही है? देखिए, मुंगेर की सीट पर मैंने पहले बताया कि लालू प्रसाद ने एक प्रयास किया है कि बिहार में के चुनाव को 90 के दशक के अनुसार ले जाया जाए। ठीक है, नहीं, अब ये कहना बहुत मुश्किल है आज के दौर में, लेकिन परिणाम तो 4 तारीख को आएगा। लेकिन प्राइमा फेसी ऐसा प्रथम दृष्टया ऐसा दिख रहा है कि जिस तरीके से जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ, अभियान शुरू हुआ, उस समय में ललन सिंह काफी पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे। ठीक है, तो अब लेकिन उस जो गैप जो था बना था ललन सिंह और अशोक महतो के बीच, जो गैप बन गया था, वहां पर ऐसा प्रारंभिक दिनों में लगा कि नहीं, जो नीतीश कुमार का जो आधार वोट है, जो कोयरी कुर्मी और जो अति पिछड़ा का वोट बैंक है, वो टूट रहा है था, वो अशोक महतो के साथ जा रहा था। तो उसको बहुत ज्यादा रिकवर करने का प्रयास ललन सिंह और नीतीश कुमार ने किया, नंबर 1। तो इसलिए देखेंगे आप कि मुंगेर ऑल्दो एक ऐसी सीट है जहां पर कि भूमिहारों की संख्या बहुत अधिक है, वैसे मतदाताओं की संख्या काफी अच्छी संख्या है वहां पर। ठीक है, अन्य सवर्ण जो राजपूत जाति के हैं उनकी भी अच्छी खासी संख्या है। तो ये सभी जातियां, आप कह सकते हैं पासवानों की संख्या अच्छी है। तो ये सभी जातियां जो एनडीए का वोट बैंक मानी जाती है, उसमें देखेंगे कि अशोक महतो के आने के बाद और जो लालू प्रसाद का प्रयास था, तो कुछ हद तक लालू प्रसाद का प्रयास से सफल होता हुआ दिखा मुंगेर में। मतलब ये कहा जाए सर कि यहाँ पर मुंगेर की सीट फंसी हुई है, यहाँ 50-50 का मुकाबला हो सकता है, यहाँ कोई भी एक तरफा नहीं जीत रहा है। अशोक महतो की जो पत्नी है अनीता देवी भी चुनाव जीत सकती है और ललन सिंह भी चुनाव जीत सकते हैं। 19-20 का खेल होने वाला है यहाँ पर, ये संभावना दिख रही है। हाँ, आपने 19 और 20 का नहीं, मैं तो कहूंगा 20 और 20 का खेल है, 2020 का खेल है। ठीक है, 2020 के खेल में क्या होता है कि केवल जो खिलाड़ी होते हैं, जो टीम होती है, उसकी क्षमता पर नहीं बल्कि उस दिन जिसका सितारा बुलंद हो उसके उसमें भी फैसला हो सकता है। मुंगेर में 2020 का खेल है। ललन सिंह और अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी, दोनों में से कोई भी जीत सकता है, ये विश्लेषण बाहर आ रहा है। अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं। सर, क्या कहेंगे उज्जियारपुर के बारे में? वहां पर क्या लगता है आपको? एक तरफा, देखिए हमने लोगों से बातचीत की तो उज्जियारपुर में ऐसा लग रहा था कि वहां पर एक तरफा बीजेपी जीत रही है। अभी क्या हालात है वहां पर, आपको लगता है? नहीं, देखिए, ऐसा आपका कहना सही हो सकता है क्योंकि आप तो क्षेत्र में जा रही है, जनता के
डायरेक्ट संपर्क में आप हैं, तो इसलिए आपके पास है। लेकिन एक दो तीन चीजें जो सब प्रमुख रूप से उभर कर आ रही है उजियारपुर से। उजियारपुर में जिस प्रकार से अमित शाह ने रैली किया और रैली करने के बाद वहां पर कहा कि नित्यानंद राय जी को एक बड़ी जिम्मेवारी देने वाले हैं हम भारतीय जनता पार्टी में, तो बड़ी जिम्मेवारी वो क्या हो सकती है, तो उसके आधार पर भी लोगों का ध्रुवीकरण जो है एक तरह से, जो जिस प्रकार शुरुआत के दिनों में देखेंगे तेजस्वी यादव के, चूंकि उजियारपुर की सीट ऐसी है जहां पर कि दो जो एक दूसरे को प्रतिद्वंदी जातियां जिनकी संख्या काफी अच्छी रही है। बिहार के संदर्भ में देखेंगे तो यादव वोट बैंक के खिलाफ जो है सबसे पहले लवकुश उभर कर आया सामने। तो लवकुश में वहां कुशवाहा जाति की अच्छी खासी संख्या है और संजोग से राजद के जो प्रत्याशी हैं आलोक मेहता, वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं। नित्यानंद राय आरजेडी के साथ वैसे यादव समाज है, लेकिन नित्यानंद राय खुद यादव समाज से है। तो आप देखेंगे कि दोनों वोट बैंक में जो है जबरदस्त बंटवारा है। नित्यानंद राय यादव वोट को बांटने में सक्षम हो पा रहे हैं और आलोक मेहता जो है वो कुशवाहा वोटों में मत विभाजन करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावे जो और जातियां हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो राजद के साथ यादव के साथ मुसलमान मिलते हैं, ठीक है। लेकिन नित्यानंद राय के साथ जो है, नित्यानंद राय के साथ यादव मुस्लिम के अलावे कुशवाहा, चूंकि कुशवाहा वोट मैंने बताया कि पहले बट रहा है, 50-50 वाली स्थिति है, लेकिन अन्य जातियां जो हैं वो एक तरह से बीजेपी के साथ जो है वो नित्यानंद राय के नाम पर नहीं है, बल्कि वो माने नरेंद्र मोदी के नाम पर आप कह सकती है कि जो लाभार्थी समूह है। अब जैसे कई लोगों का बयान आपके चैनल पे मैंने सुना कि भाई जो मुफ्त राशन का है, शौचालय का पैसा है, प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख रुपए कई लोगों को मिला है, ठीक है। तो उसका असर है। तो कई फैक्टर्स ऐसे हैं जिसका कि असर, उसके अलावा उतना ही नहीं बल्कि ये जो प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है, आयुष्मान कार्ड, आप अनुमान लगाइए कि जिस परिवार को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में हुआ, पटना के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आकर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का इलाज जो व्यक्ति करवा कर गया है अपने परिजनों का, तो वो मान रहा है कि ये इलाज जो मुफ्त में हुआ मेरा वो प्रधानमंत्री के कारण हुआ, मोदी जी के कारण हुआ। उसके अलावा न केवल उजियारपुर बल्कि हर लोकसभा सीट पर आप देखेंगे कि कुछ चीजें जो कॉमन है, कॉमन ये है कि जैसे देखेंगे कि अब मैंने सालाना जो है 12 रुपये में मैंने 20 रुपये अब वो हो गया, 20 रुपये में दुर्घटना बीमा योजना, ठीक है। अब किसी व्यक्ति की मौत अगर दुखद मृत्यु हो जाती है अगर किसी दुर्घटना में, तो 4 लाख रुपए मिलता है। एक तो 2 लाख रुपए जीवन बीमा का, 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा का। अब 4 लाख रुपए, लगभग 400 रुपए सालाना देने के बाद उसे किसी व्यक्ति को अगर 4 लाख मिल जाता है, सामान्य मौत है तब भी 2 लाख रुपए मिल जाता है। तो ये सब चीजें तो लोगों की कल्पना से बाहर था ना 2014 से। वजह से वहाँ मोदी फैक्टर काम कर रहा है उजियारपुर में बल्कि हर लोकसभा सीट पर अगर आप देखेंगे तो ये सब बड़े फैक्टर है जो पॉलिटिकल एनालिस्ट को या फिर पत्रकारों को आम या सोशल मीडिया पे लोगों को नहीं दिखता। बिल्कुल। और देखिए उजियारपुर में लगभग यही समीकरण है कि उजियारपुर में भले ही यहाँ पर जो यादव वोटर है वो नित्यानंद राय और आलोक मेहता में बट गया हो, कुशवाहा का वोटर बट गया हो, लेकिन जो बाकी वोटर है वो सीधे मोदी को पसंद कर रहा है और उनकी जो योजनाएं हैं उनकी वजह से, जो लाभार्थी समूह है उसकी वजह से नित्यानंद राय उजियारपुर से लगभग जीत रहे हैं। ये तस्वीर सामने आ रही है। अगली सीट बेगूसराय की बात कर लेते हैं। काफी हॉट सीट बेगूसराय है। फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह है बेगूसराय से और वहां पर अवधेश राय है राजद के प्रत्याशी। पहले ये बताइए कि यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है, कितनी मजबूत है यहाँ पर भाकपा? नहीं, देखिए अवधेश राय राजद के उम्मीदवार नहीं है, वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार है। और आपको पता होगा कि बेगूसराय को एक समय में वामपंथ का लेनिनग्राद कहा गया, बिहार का लेनिनग्राद कहा जाता था। मैंने कम्युनिस्टों का एक बहुत ही मजबूत गढ़ बेगूसराय को माना जाता था, लेकिन कालक्रम में मंडल की राजनीति के बाद वो बेगूसराय का गढ़ जो है वामपंथियों का ढह गया। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं बेगूसराय में जहां पर कि वामपंथियों का अच्छा खासा प्रभाव है। एक दूसरा कारण है कि अवधेश राय जिस मैंने चूंकि कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सीपीआई हो या भारतीय जनता पार्टी भी है, तो ऐसे दलों में कुछ समर्पित कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा समूह होता है, जिस फैक्टर के कारण आप कह सकती हैं कि अवधेश राय काफी अच्छा फाइट दे रहे हैं। लेकिन चूंकि
वहां पर एक और सेंटिमेंट क्या है, एक और सेंटिमेंट है कि एक बार अपवाद स्वरूप मुनाजिर हसन को छोड़कर आज तक केवल भूमिहार जाति के ही सांसद जीते हैं जी। ओके, पहली बार ऐसा अंतिम शुरुआत के दिनों में लग रहा था कि नहीं, अवधेश राय की स्थिति काफी मजबूत हो रही है, गिरिराज सिंह के खिलाफ एंटी इनकमेंसी फैक्टर भी था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा वैसे वैसे गिरिराज सिंह मजबूत होते गए हैं। परिणाम तो 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फाइट मुकाबला अच्छा है और एज गिरिराज सिंह को है, गिरिराज सिंह को है, यानी यहाँ पर भी बीजेपी आगे चल रही है और जीत की संभावना बेगूसराय में बीजेपी की है। यहाँ से भी इंडिया अलायंस को तगड़ा झटका लग सकता है, ये तस्वीर सामने आ रही है। अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं। सर क्या कहेंगे, दरभंगा में क्या इस वक्त माहौल है, वहां से कौन जीत रहा है? देखिए दरभंगा में मुझे लगता है कि अगर इन 5 सीट में अगर सबसे सुरक्षित सीट अगर एनडीए के लिए कोई है तो मुझे लगता है दरभंगा है। ठीक है, उसका एक दो सबसे प्रमुख कारण है। एक तो आरजेडी को मैं बताऊं 1989 के बाद से लगातार गैर भाजपा दल और प्रमुख रूप से जो जनता दल या बाद में राष्ट्रीय जनता दल बना, इससे हर बार मुस्लिम उम्मीदवार हुआ करते थे। पहली बार है कि जब कोई गैर मुस्लिम उम्मीदवार दिया गया वहां से, ठीक है, दूसरा तो गैर मुस्लिम उम्मीदवार दिया गया, ये एक पॉजिटिव बन सकता था आरजेडी के लिए कि किसी स्वच्छ छवि के यादव जाति के ही व्यक्ति को अगर आरजेडी चुनाव लड़ाती तो, लेकिन आरजेडी ने एक ऐसे विवादास्पद उम्मीदवार को टिकट दे दिया ललित यादव को, जिसने कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही असुरक्षित सीट बन रही थी दरभंगा, लेकिन उसको सुरक्षित कर दिया। इसलिए कि ललित यादव जिसे आरजेडी का टिकट दिया गया वहां से, ललित यादव वही व्यक्ति हैं जिनके ऊपर कई दलितों के प्रताड़ना के आरोप हैं। एक कह सकते हैं अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जमीन पर कब्जा करना, कई प्रकार का उनका जो बिजनेस रहा है, उसका जो नकारात्मक प्रभाव जो है आरजेडी पर पड़ा है। आप जानती है कि 1999 में ललित यादव की एक ट्रक चोरी हो गई थी और उस ट्रक के ड्राइवर दीनानाथ बैठा और कारी राम उसका खलासी, इन लोगों को 1 महीने तक ललित यादव उस समय में सहकारिता राज्य मंत्री हुआ करते थे लालू यादव की राबड़ी देवी की सरकार में। ललित यादव ने अपने सरकारी आवास में इन दोनों को बंद करके इतना मारा था कि मरनासन हो गए थे। मारा ही नहीं था बल्कि उनके नाखून को उखाड़ लिया गया था और साथ ही प्यास लगने पर उसे पेशाब पिलाया जाता था। ठीक है, तो उसके बाद ललित यादव को इस्तीफा देना पड़ा था। तो ललित यादव की उम्मीदवारी की घोषणा के साथ ये सभी मुद्दे भी प्रकाश में आ गए, जिसका कि नुकसान आरजेडी को उठाना पड़ रहा है वहां पर। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि मुकेश सहनी का जो माने होम डिस्ट्रिक्ट है दरभंगा, और वहां के भी सहनी समाज के लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। इसलिए क्यों दे रहे हैं? अगर ललित यादव के बदले कोई दूसरे उम्मीदवार होते तो उसका वो वोट आरजेडी को मिलता। ठीक है, लेकिन चूंकि ललित यादव उम्मीदवार हैं, पिछले वर्ष भी आप देखिए सुरेश पासवान नाम के व्यक्ति की दरभंगा शहर में दरभंगा ग्रामीण में जो हत्या कर दी गई, केवल जमीन के मामले में, उस मामले में भी ललित यादव का ही नाम आया। तो इसलिए वहां पर जो आज जिस प्रकार का मतदान हुआ है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि 70% लगभग 60% प्लस वोट तो निश्चित रूप से गोपाल जी ठाकुर को आने वाला है वहां। यानी दरभंगा सीट भी बीजेपी के हिस्से आ रही, बड़े मार्जिन से बीजेपी जीत रही है। अब बात कर लेते हैं समस्तीपुर की। देखिए समस्तीपुर एकदम ऐसी सीट है जो बाकी जहां उम्मीदवार खड़े हैं उनसे एकदम अलग। वजह ये है कि यहाँ पर नीतीश कुमार के 2 मंत्रियों के बच्चे आमने सामने हैं, शांभवी चौधरी और साथ में है सन्नी हजारी। इनके बारे में क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको यहाँ पर कौन जीत सकता है? देखिए जीत हार तो 4 जून को परिणाम से पता चलेगा, लेकिन जो ट्रेंड दिख रहा है उस ट्रेंड में ऐसा है कि शांभवी चौधरी ने काफी मेहनत किया है वहां पर। उनकी उम्मीदवारी भी पहले घोषित हो गई थी, काफी मेहनत किया है, काफी अपीलिंग भी है, डैशिंग पर्सनालिटी भी है। और दूसरा है क्या कि वो लोजपा से प्रत्याशी है, तो कह सकती हैं आप कि उसका प्रधानमंत्री ने भी जब दरभंगा में रैली हुआ, उस रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई ये मेरी बेटी है। नीतीश कुमार का भी आशीर्वाद मिला, तो उससे फैक्टर क्या बना है कि समस्तीपुर लोकसभा सीट पर कुर्मियों की भी अच्छी खासी संख्या है, अति पिछड़े मतदाताओं को भी अच्छी खासी संख्या है। मोदी
की अपील के कारण जो सवर्ण है वो पूरे के पूरे एकजुट हो गए। हाँ, थोड़ा सा डेंट जो लगा है ना वो ये लगा है कि पहली बार चिराग पासवान लोजपा से जो है कोई गैर पासवान उम्मीदवार बना है। और मैं बताऊं आपको, महेश्वर हजारी या उनके पिता जो रामसेवक हजारी, वो भी पूर्व सांसद रहे थे। महेश्वर हजारी खुद सांसद रहे, सनी हजारी उनका बेटा है। तो उस परिवार का, हजारी परिवार का जो है, उनके सनी हजारी के चाचा शशि भूषण हजारी वो भी विधायक हुआ करते थे। उनकी चाची एक मंजू हजारी वो भी विधायिका रही है। उनका एक चचेरा भाई वो भी विधायक रहा है। ठीक है, तो एक हाँ परिवार का एक तरह से जो है, लेकिन है क्या ना, उनका प्लस पॉइंट क्या है कि वो परिवार जो है ना वहाँ के स्थानीय मतदाताओं के लिए सर्वसुलभ रहा है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है, नंबर 1। नंबर 2, सर्वसुलभ ही नहीं रहा है बल्कि सबके साथ रिलेशन जो है ना, माने काफी व्यवहारिक लोग रहे हैं वो लोग। तो उसका माने एक प्रभाव जो है सनी हजारी के साथ है। लेकिन अल्टीमेटली सबसे बड़ा फैक्टर वहां पर होगा मोदी, नीतीश और चिराग का फैक्टर। ठीक है, अगर मोदी का फैक्टर काम कर रहा है वो तो विजिबल है, दिख रहा है। नीतीश कुमार का भी फैक्टर वहां पर काम कर रहा है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने अपने भाषण में कहा कि चुनाव के बाद यहाँ जो दाया बाया करने वाले लोग हैं उनका स्पष्ट इशारा महेश्वर हजारी की तरफ था कि दाया बाया कर रहे हैं, उनको हम देख लेंगे चुनाव के बाद, मतलब महेश्वर हजारी को पार्टी से निकालेंगे। तो नीतीश फैक्टर भी शांभवी चौधरी के साथ है। अशोक चौधरी वैसे भी नीतीश कुमार के बहुत काफी प्रिय है, काफी नजदीक है। लेकिन जो फैक्टर है अब पासवान का फैक्टर, चिराग पासवान का, मुझे लगता है कि चिराग पासवान का फैक्टर जो है पासवान मतदाताओं में वहां पर जो है मत विभाजन सन्नी हजारी कराने में सफल होते हुए दिख रहे हैं। तो फाइनल वहां पर अगर हम देखें तो शांभवी चौधरी मजबूत है। 19 की स्थिति है वहां, कर सकती है शांभवी चौधरी 21 और 19 में सनी हजारी कर सकती है। तो इसका मतलब लगभग शांभवी चौधरी जीत रही है समस्तीपुर का चुनाव, ये तस्वीर सामने आ रही है। और शांभवी चौधरी के साथ जो ये मोदी फैक्टर जुड़ गया है उसका सबसे बड़ा असर वहां पर दिख रहा है। अब बात इन तमाम सीटों पर करने के बाद एक फाइनल अगर हम बात करना चाहें कि इन सब सीटों पर एक जो सबसे बड़ा फैक्टर काम कर रहा है वो है मोदी फैक्टर। देखिए ये जो सीट थी समस्तीपुर की, यहाँ से जो टिकट मिली हुई है वो चिराग पासवान की पार्टी से मिली हुई है। और इसके अलावा बेगूसराय में भी भाकपा है, राजद है, और समस्तीपुर में अगर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस की टिकट है। लेकिन सब जगह जो फैक्टर बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है या एनडीए को फायदा पहुंचा रहा है वो मोदी, और इसीलिए बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा खुशखबरी है क्योंकि ये जो चौथा चरण है ये उनको बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। इस विश्लेषण को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और भी हम ऐसे विश्लेषण चर्चाएं जरूर लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।